पिताजी के गुजर जाने के बाद हमारे घर पर जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। माँ अचानक अकेली पड़ गई। घर चलाने वाला कोई नहीं था, ना कोई सहारा, ना कोई पूछने वाला। छोटी छोटी जरूरतों के लिए भी उन्हें दूसरों के आगे हाथ फैलाना पड़ता था। मैं तब बहुत छोटी थी, दुनिया की सच्चाइयों को समझने की उम्र नहीं थी, लेकिन माँ की आंखों में बढ़ती बेबसी और मजबूरी को रोज महसूस करती थी। धीरे धीरे हालात इतने खराब हो गए कि माँ ने ऐसा रास्ता चुन लिया जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। पिता के गुजर जाने के बाद माँ ने अपना जिस्म बेचना शुरू कर दिया। जब मुझे इस सच्चाई का पता चला तो मेरा मन अंदर तक कांप उठा। मैं उन्हें रोकती, रोती, गिड़गिड़ाती, उनसे कहती कि कोई और रास्ता ढूंढ ले, लेकिन माँ हर बार बस इतना ही कहती थी, मैं ये सब तुम्हारे अच्छे भविष्य के लिए ही कर रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी भी मेरी तरह मजबूर बने। उनकी बातें सुनकर भी मेरे दिल में उनके लिए इज्जत नहीं बची। समय के साथ मेरे मन में माँ के लिए नफरत भरती चली गई। मुझे लगने लगा कि उन्होंने पिता की यादों और रिश्ते की पवित्रता को मिट्टी में मिला दिया है। मैं उन्हें माँ मानने से भी कतराने लगी। हालात ऐसे हो गए कि मैं मन ही मन उनके मरने की प्रार्थनाएं करने लगी। मुझे लगता था कि उनके चले जाने से ही मुझे इस शर्म और दर्द से मुक्ति मिलेगी। फिर एक दिन अचानक एक हादसा हुआ। उसी हादसे में माँ की मौत हो गई। जब ये खबर मुझे मिली तो ना मेरी आंखों से आंसू निकले, ना दिल में कोई दुख हुआ। उल्टा मेरे मन में एक अजीब सी कठोरता आ गई। मैंने मन ही मन ठान लिया था कि मैं इस गुनहगार औरत का अंतिम संस्कार नहीं करूंगी। मैंने सोचा था कि इसे किसी गड्ढे में फेंक दूंगी, क्योंकि ये सम्मान के लायक नहीं है। उसी समय अचानक पुलिस के कुछ अधिकारी और जवान हमारे घर आए। उन्होंने माँ के शरीर को देखा, एक पल के लिए ठिठके और अचानक। दोस्तों, उस वक्त मैं सिर्फ 6 साल की थी। जब मेरे पिता का निधन हुआ था, उनकी लाश घर पर पड़ी थी और पूरा माहौल रोने बिलखने से भर गया था। माँ और मैं दोनों रो रो कर बेहाल थे। मुझे ठीक से समझ भी नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। बस इतना महसूस हो रहा था कि हमारी जिंदगी से कोई अपना हमेशा के लिए चला गया है। रिश्तेदार इकट्ठा हुए, सबने औपचारिक बातें की और फिर पिता की देह को उठाकर चले गए। उस दिन के साथ ही जैसे हमारे घर की खुशियां, सुरक्षा और सहारा सब कुछ खत्म हो गया। पिता के जाने के बाद हमारी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। जो चाचा पहले मुझे बहुत प्यार करते थे, गोद में उठाते थे, अब हमें देखकर रास्ता बदल लेते थे। रिश्तों की सच्चाई बहुत जल्दी सामने आ गई। जब किसी ने हमारी मदद नहीं की तो मजबूरी में माँ ने एक फैक्ट्री में काम करना शुरू कर दिया। वह रोज सुबह जल्दी घर से निकल जाती और रात को थकी हारी लौटती। इतनी मेहनत उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं की थी। घर आते ही उनका शरीर जवाब दे देता, खाना भी ठीक से नहीं खा पाती और सीधे सो जाती। कई बार तो उन्हें होश तक नहीं रहता था। चाची जब भी मिलने आती, हौसला देने की बजाय ताने मारती, कहती कि बुरे वक्त के लिए कुछ बचाकर क्यों नहीं रखा। माँ दिन ब दिन कमजोर होती जा रही थी, उनका चेहरा मुरझाने लगा था। एक दिन मैंने सुना कि चाची चाचा से कह रही थी कि पहले तो ये औरत अपने पति को खा गई, अब पता नहीं सारा दिन कहाँ गायब रहती है। चाचा ने बेरुखी से कहा कि हमें इससे क्या लेना देना, जो चाहे करे। लेकिन माँ को बस मेरी ही चिंता रहती थी। वह अक्सर कहती थी कि मुझे पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ा होना है और अपना भविष्य अच्छा बनाना है। चाची के तानों ने हमारा जीना मुश्किल कर दिया था। वह बार बार कहती कि अगर हम ना होते तो तुम सड़कों पर भीख मांगती और माँ को बदचलन कहकर अपमानित करती। माँ ने मुझसे साफ कहा था कि किसी भी बात का जवाब मत देना, हमेशा चुप रहना। कुछ समय ऐसे ही प्रतीत हो गया। अब मैं मैट्रिक में थी। कुछ समय बाद मैंने महसूस किया कि माँ में धीरे धीरे बदलाव आने लगा है। जो माँ सुबह से शाम तक फैक्ट्री में काम कर मेरी पढ़ाई और खाने का खर्च मुश्किल से उठा पाती थी, अब उनके पास अचानक काफ़ी पैसा आने लगा था। वह नए कपड़े, नए जूते पहनने लगी और हल्का फुल्का मेकअप करने लगी। जवान लड़की जैसे तैयार होने लगी। अब वह काम पर सिर्फ कुछ घंटों के लिए जाती और फिर जल्दी लौट आती। बाकी समय खुद को संवारने सजाने में लगी रहती। जब मैं पूछती तो बस यही कहती कि ये नए कपड़े और जूते फैक्ट्री की मालकिन ने दिए हैं। एक दिन जब मैं स्कूल से घर लौटी तो देखा कि हमारे घर में एक अमीर और आधुनिक अंदाज की औरत बैठी थी। उसने अजीब सा कपड़ा पहना हुआ था और माँ उससे हंस हंस कर बातें कर रही थी।
माँ ने कहा कि ये गंगूबाई है, इनसे मिल लो। मुझे अजीब लगा क्योंकि माँ ने पहले कभी किसी को इस तरह बाई कहकर नहीं बुलाया था। उस औरत ने मुझे ध्यान से देखा और कहा कि यही है तुम्हारी बेटी, बहुत मासूम लगती है। मैंने हल्के से सिर झुकाकर नमस्ते की और अंदर चली गई। दरवाजा बंद करते समय मैंने सुना कि माँ उससे कह रही थी कि काम की बात कर लेती हूँ, जैसे तय हुआ था। वक्त पर आ जाया करो। मेरे मन में सवाल उठने लगे कि ये कैसा काम है। कुछ दिनों बाद एक शाम मैंने देखा कि माँ के हाथों में मेहंदी लगी हुई थी। मैंने पूछा तो बोली कि फैक्ट्री में किसी की शादी है, बस यूं ही लगा ली। उनके चेहरे पर अलग सी चमक थी। पहली बार मुझे लगा कि माँ अब खुद को सजाने संवारने में लगी है, जैसे कोई नई जिंदगी शुरू कर रही हो। एक दिन छुट्टी के दिन माँ ने मुझसे कहा कि बेटा जरा मोहल्ले से दही ले आओ, मैं नहा रही हूँ। जब मैं लौटी तो देखा माँ आईने के सामने खड़ी लिपस्टिक लगा रही थी। खुले बाल, सजा सवरा चेहरा देखकर मैं चौंक गई। मैंने पूछा कि माँ कहाँ जा रही हो? तो बोली कि बस एक सहेली के घर फंक्शन है। मुझे अजीब लगा क्योंकि माँ कभी ऐसे फंक्शनों में नहीं जाती थी। फिर एक दिन फैक्ट्री की एक औरत हमारी गली से गुजरी। उसने मुझे देखकर पूछा कि तुम्हारी माँ कैसी है? अब तो फैक्ट्री भी कम ही जाती होगी। मैंने कहा कि जी ठीक है। वह बोली कि अच्छा है, शायद अब कोई और काम शुरू कर लिया होगा। फैक्ट्री जैसा माहौल कहाँ। मैं चुप रही, लेकिन फिर मेरे मन में तरह तरह के सवाल उठने लगे। उसी दौरान चाची ने भी एक दिन ताना मार दिया कि तुम्हारी माँ को तो अब हमसे बात करने की भी फुर्सत नहीं रहती। जेवर कपड़े सब कुछ बदल गया है। मैं अंदर ही अंदर घबरा गई और सोचने लगी कि क्या माँ मुझसे कुछ छुपा रही है, या उनकी जिंदगी में सचमुच कोई ऐसा नया मोड़ आ गया है जिसे मैं अभी समझ नहीं पा रही हूँ। धीरे धीरे माँ की आदतों में बहुत बदलाव आने लगे थे। अब उनके दुपट्टे महंगे हो गए थे, रेशमी कपड़े पहनने लगी थी, शरीर से हमेशा किसी महंगी खुशबू की महक आती रहती थी और कई बार वह देर रात घर लौटती थी। पहले जो माँ थकान से टूटकर जल्दी सो जाया करती थी, अब उनके चेहरे पर अलग ही चमक और आत्मविश्वास दिखाई देने लगा था। एक दिन माँ ने खुद मुझसे कहा, मनीषा तुम अब बड़ी हो गई हो। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो इंसान को बड़ी उम्र में ही समझ आती है। बस मुझ पर भरोसा रखो। मैंने डरते डरते उनसे कहा कि माँ मैं आप पर भरोसा करती हूँ, लेकिन डर लगता है कि आप कहीं मुझसे दूर ना हो जाएं। माँ ने मेरा माथा चूम लिया और प्यार से कहा कि नहीं बेटा, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। मैं हमेशा तुम्हारी माँ रहूंगी। उनकी बातों में अपनापन था, लेकिन मेरे दिल में कहीं ना कहीं ये एहसास घर करने लगा था कि वह मुझसे कुछ छुपा रही है, जैसे उनके जीवन में कोई ऐसा राज हो जिसे वह मेरे सामने खोल नहीं पा रही हो। एक दिन जब मैं स्कूल से लौटी तो गली के नुक्कड़ से ही तेज शोर सुनाई देने लगा। लोगों की आवाजें, बहस और गुस्से से भरे शब्द साफ महसूस हो रहे थे। जैसे ही मैं घर के दरवाजे तक पहुंची, चाची की तेज आवाज कानों में पड़ी, समझती क्या है अपने आप को? ये मोहल्ला तेरी तारीफ करने वाला नहीं है। दरवाजा खुला तो देखा कि आंगन में माँ और चाची आमने सामने खड़ी थी। चाची की आंखों में गुस्सा और नफरत साफ झलक रही थी, जबकि माँ के चेहरे पर वह पुरानी खामोशी नहीं थी। आज उनके चेहरे पर एक अजीब सा सख्त सब्र दिखाई दे रहा था। माँ ने धीमे लेकिन स्थिर स्वर में पूछा, मैंने क्या किया है? तुम्हें मुझसे क्या परेशानी है? चाची ने झुंझलाकर जवाब दिया, परेशानी ये है कि अब पूरे मोहल्ले में तेरी बातें होने लगी है। तू कहती है कि फैक्ट्री में काम करती है, फिर तेरे पास इतना पैसा कहाँ से आता है? नए कपड़े, सजना संवरना और जो जो औरतें तुझसे मिलने आती हैं, ये सब क्या है? माँ ने अपनी चादर ठीक करते हुए कहा, तुमने मेरा जीना हराम कर दिया है। मैं तुम्हारे सहारे नहीं जी रही हूँ, अपने बल पर खड़ी हूँ। ये सुनते ही चाची की आवाज और ऊंची हो गई। अपने बल पर? ये कौन सा बल है? जिस रास्ते पर तू चल रही है उसमें ना इज्जत है ना सम्मान। मैं घबराई हुई चाची के पास गई और बोली, चाची ये सब क्या हो रहा है? उन्होंने मेरी तरफ देखते हुए कहा, मनीषा तू अब बड़ी हो गई है, आंखें खोल। तेरी माँ अब वह नहीं रही जो तू समझती है। मोहल्ले की औरतें कहती है कि तेरी माँ गंदी जगहों पर जाती है और वहीं से ये सब पैसा और सामान आता है। माँ ने हाथ जोड़कर कहा, बस करो, मनीषा के सामने मत बोलो। लेकिन चाची पीछे हटते हुए बोली, मैं अब चुप नहीं रहूंगी। सबको पता है वह कहाँ जाती है, किसके साथ जाती है, और अब अपनी बेटी को भी यही सिखाएगी।
माँ बिना कुछ कहे अंदर चली गई और दरवाजा बंद कर लिया। मैं बार बार दरवाजा खटखटाती रही, माँ को आवाज देती रही, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। उस रात मैं बहुत देर तक रोती रही। अगले दिन जब मैं स्कूल जाने लगी तो माँ ने मेरी तरफ देखे बिना बस इतना कहा, बेटा किसी की बातों पर ध्यान मत देना, मैं तुम्हारी माँ हूँ और हमेशा रहूंगी। मेरे मन में सवालों का तूफान था, लेकिन उन्हें पूछने की हिम्मत और शब्द दोनों ही नहीं थे। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। अब मोहल्ले की औरतें मुझे देखकर आपस में फुसफुसाने लगी थी। कोई हंसती, कोई दया भरी नजरों से देखती, और मैं हर दिन और ज्यादा टूटती चली जा रही थी। एक दिन स्कूल से लौटते समय बबली आंटी ने मुझे बुलाया। उन्होंने कहा कि मनीषा बेटा, तुम्हारी माँ बुरी औरत नहीं है, पर दुनिया अच्छी नहीं है। उस रास्ते से बचकर रहना, वरना सब कुछ खो दोगी। मैंने सिर झुका लिया और बहुत धीरे से बोली, आंटी मुझे कुछ समझ नहीं आता। उन्होंने गहरी नज़रों से मुझे देखा और कहा, अभी अपनी माँ का पीछा कर लेना, खुद सब जान जाओगी। उस रात मुझे नींद नहीं आई। माँ मेरे पास आकर बैठ गई और बोली, तू परेशान है? मैंने सिर हिला दिया। मैंने कहा कि लोग बहुत कुछ कह रहे हैं माँ। उन्होंने मेरा माथा चूमते हुए कहा, लोगों का काम है कहना, तू बस अपने दिल की सुन। लेकिन मेरा दिल अब बेचैन रहने लगा था। चाची के इल्जाम, मोहल्ले की बातें और माँ की चुप्पी, सब कुछ आपस में उलझता जा रहा था। एक शाम चाची ने मुझे बुलाया। माँ बाहर गई हुई थी और मैं रोटियां बना रही थी। चाची मुझे छत पर ले गई और कोने में बैठकर बोली, देखो बेटा, मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ। तुम अभी बच्ची हो, लेकिन तुम्हें ये जानना चाहिए कि तुम्हारी माँ क्या कर रही है। जिसे तुम माँ समझती हो वह अब सिर्फ औरत बन चुकी है। मेरी आवाज़ गुस्से से कांपने लगी। चाची, आप ऐसी बातें क्यों करती हैं? उन्होंने गहरी सांस लेकर कहा, मैं तुम्हें वो सच बता रही हूँ जो शायद और कोई नहीं बताएगा। तुम्हारी माँ कोठे पर जाती है, मोहल्ले के नुक्कड़ पर जो पुराना बड़ा मकान है वही। मैं चौंक गई, दिल जोर जोर से धड़कने लगा। चाची बोली, मैंने अपनी आंखों से देखा है। रंग बिरंगी साड़ी, पैरों में पायल, पान की गंध, और वे लोग जिन्हें शरीफ घरों में जगह नहीं मिलती, सब तुम्हारी माँ के आसपास होते हैं। मैंने कमजोर आवाज में कहा, आपको गलत फहमी हुई है चाची। वह हंस पड़ी, गलत फहमी? बेटा, ये मोहल्ला अंधा नहीं है, सब देखता है। तुम्हारी माँ अब फैक्ट्री नहीं जाती, दूसरा काम करती है, और तुम जानती हो वहाँ किस काम की बात होती है। चाची के शब्द मेरे कानों में गूंजते रहे। ऐसा लग रहा था जैसे मैं बहराई जा रही हूँ। वह बोली, जब कोई औरत इज्जत की कमाई छोड़ देती है तो उसकी चाल ढाल, उसके कपड़े और उसकी बातें सब बदल जाती है। क्या तुमने नोटिस नहीं किया तुम्हारी माँ पहले कैसी थी और अब कैसी हो गई है? मैं उठने लगी तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोली, बेटा, तुम मेरी भतीजी हो इसीलिए बता रही हूँ, वरना कल अगर तुम भी उसी रास्ते पर चली गई तो हम लोगों को समाज में मुंह दिखाना मुश्किल हो जाएगा। तुम्हारी माँ ने जो किया, सही या गलत, वह ऊपर वाला जाने, लेकिन तुम अभी मासूम हो और तुम्हें बचाना हमारा कर्तव्य है। मैं झटके से हाथ छुड़ाकर नीचे आ गई। दिल में तूफान मचा हुआ था, आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन मैंने माँ से कुछ नहीं कहा। वह रात चुपचाप गुजर गई। अगले दिन स्कूल जाते वक्त गली में वही साड़ी वाली औरत दिखी जो पहले माँ से मिलने आती थी। आज भी वह पान खाती हुई, ऊंची एड़ी की चप्पल पहने नुक्कड़ पर खड़ी थी। उसने मुझे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, अरे मनीषा बिटिया, तुम्हारी माँ आज नहीं आई? मैं घबरा गई और कहा, वो घर पर नहीं है। उसने कहा, ठीक है, बता देना। काम पर गैर हाजिरी रहे तो पैसे नहीं मिलते। ये कहकर वह औरत चली गई। मेरा दिल बैठ गया। चाची की बातें और उस औरत के शब्द एक दूसरे से मिलते जुलते लगे। फिर भी मेरा मन मानने को तैयार नहीं था। घर आकर मैंने माँ को देखा, वह चुपचाप सब्जी काट रही थी। मैं उनके पास जाकर बैठ गई और पूछा, माँ, वो औरत कौन है जो अक्सर आपसे मिलने आती है? माँ ने बेपरवाही से पूछा, कौन? मैंने कहा, वही साड़ी वाली जिसके हाथ में हर वक्त पान रहता है। माँ कुछ पल रुकी और मेरी तरफ देखा, फिर बोली, बस एक जानने वाली है, कभी कभी काम से आ जाती है। मैंने फिर पूछा, कैसा काम माँ? माँ ने सिर झुका लिया और कहा, बहुत सी बातें ऐसी होती है जो तुम्हारे समझने की नहीं है। मैं चुप हो गई। कुछ भी साफ नहीं था, लेकिन दिल में अंधेरा सा छा गया। उसी शाम चाची ने फिर कहा, देखा बेटा, अब भी यकीन नहीं आया? वह औरत खुद कह गई कि तुम्हारी माँ काम पर नहीं आई।
ये वही जगह है जिसे तुम अब तक नजरअंदाज करती आई हो। मैंने धीरे से कहा, शायद माँ किसी और वजह से जाती हो। चाची बोली, बेटा, उन जगहों पर औरतें सिर्फ एक ही वजह से जाती हैं। तुम्हारी जैसी मासूम लड़कियां ही बाद में सबसे ज्यादा पछताती हैं। मैंने अपना चेहरा छुपा लिया। माँ के बारे में अब कुछ भी यकीन से कहना मुश्किल हो गया था, लेकिन मेरा दिल अब भी माँ के पक्ष में खड़ा था। वह उनके लिए लड़ रहा था, उन्हें गलत मानने से इनकार कर रहा था, हर हाल में उनका बचाव करना चाहता था। एक दिन स्कूल से लौटते मैं किताबें रख ही रही थी कि अचानक दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। गली में तो हमेशा की तरह शोर रहता था, लेकिन वह दस्तक कुछ अजनबी सी थी, जैसे कोई अपना नहीं बल्कि कोई और ही आया हो। उस समय माँ घर पर नहीं थी। मैंने हिम्मत करके दरवाजा खोला तो सामने वही औरत खड़ी थी जो कभी कभी माँ से मिलने आती थी। आज उसकी हालत कुछ अलग ही थी। उसने गुलाबी रंग की साड़ी पहन रखी थी, बाल कसकर जूड़े में बंधे हुए थे, पैरों में घुंघरू थे जो उसके चलते ही छन छन की आवाज कर रहे थे। हाथ में पान की डिब्बी थी, होंठ गहरे लाल रंग से रंगे थे और आंखों में मोटा काजल लगा था। उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा, भौहें चढ़ाई और तिरछी आवाज में बोली, तुम्हारी माँ कहाँ है? मैंने घबराते हुए धीरे से कहा, वह घर पर नहीं है। वह औरत ताना मारकर हंसी और बोली, फिर गैर हाजिरी। ये काम करने का तरीका नहीं है। जो वक्त पर ना आए उसे मैं एक पैसे की भी कदर नहीं देती। मैं चुप रही। उसके सवालों और बातों का मेरे पास कोई जवाब नहीं था। वह बोलती चली गई, कह देना उससे कि गंगूबाई आई थी। आगे से छोटा मोटा काम भी तभी मिलेगा जब वह वक्त पर पहुंचेगी। और याद रहे, ये कोई दान पुण्य का काम नहीं है। जिस दिन नहीं आई उस दिन पैसे भी गए। मेरे दिल में जैसे कुछ टूट सा गया। मैं दरवाजा बंद करने लगी तो उसने जाते जाते मुझे फिर देखा और बोली, बेटी है, मासूम लगती है, खुदा करे माँ के रास्ते पर ना जाए। दरवाजा बंद होते ही मैं देर तक वहीं सुन खड़ी रही। आंगन में धूप का एक छोटा सा टुकड़ा पड़ा था, लेकिन मेरी आंखों के सामने सब कुछ घूमने लगा। उस औरत की बातें, चाची की आवाजें, मोहल्ले के ताने। कुछ देर बाद मैं अंदर आकर कुर्सी पर बैठ गई। किचन से माँ के सुबह बनाए रोटी सब्जी की खुशबू आ रही थी, लेकिन ना भूख थी ना किसी से बात करने का मन। शाम को माँ लौटी। उनकी चाल में थकान थी, लेकिन चेहरे पर जैसे कोई बात छुपी हुई थी। उन्होंने पूछा, मनीषा, कुछ खाया? मैंने सिर हिला दिया। फिर पूछा, क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है? मैंने बहुत धीरे से कहा, माँ, एक औरत आई थी, गंगूबाई। माँ का चेहरा अचानक सख्त हो गया। उन्होंने दुपट्टा ठीक किया और पूछा, क्या कहा उसने? मैंने कहा, उसने कहा कि आप काम पर नहीं गई, इसलिए वह एक पैसा नहीं देगी। माँ कुछ पल चुप रही, फिर बोली, वह औरत वैसी ही है, उसे बात करने का सलीका नहीं है, तुम दिल पर मत लो। मैं उनकी आंखों में देखने की कोशिश करती रही, लेकिन वह नजरें चुराती रही। मैंने फिर पूछा, माँ, आप कहाँ जाती हैं? वह काम क्या होता है? माँ ने तुरंत मेरा कंधा पकड़ लिया और बोली, ये बातें तुम्हारे जानने की नहीं है बेटा, तुम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। लेकिन अब ये बात सिर्फ पढ़ाई तक सीमित नहीं रही थी। ये मेरे भरोसे, मेरी इज्जत और मेरे सवालों तक पहुंच चुकी थी। अगले दिन सुबह माँ किचन में नाश्ता बना रही थी। मेरा दिल अब भी बेचैन था। मैं चुपचाप दरवाजे के पीछे खड़ी हो गई। माँ फोन पर बात कर रही थी। हाँ, वक्त पर पहुंच जाऊंगी। नहीं, मनीषा को अभी कुछ मत बताना, बस गंगू को समझा दो बच्चे के सामने वह बातें ना करे। ये सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। माँ के बचाव में मेरे दिल में जो थोड़ी सी जगह बची थी वह भी डगमगा गई। ये बातें चाची ने भी सुन ली थी। उस दिन चाची ने मुझसे कुछ कहा नहीं, लेकिन उनके चेहरे पर ऐसे भाव थे जैसे कोई जीत गया हो। मुझे देखते ही बोली, अब तो खुद ही सुन लिया ना, कब तक अंधी बनी रहोगी? मैंने हिम्मत करके कहा, चाची, शायद कोई और बात हो। वह हंस पड़ी। बात वही है जो हर कोठे के आसपास घूमती है, तुम्हारी माँ भी वैसी ही है। दिन गुजरते गए। माँ की दिनचर्या में कोई बड़ा फर्क नहीं दिखता था, लेकिन हर दिन कोई ना कोई इशारा जरूर देता। कभी नए कपड़ों की थैली, कभी किसी अमीर औरत का फोन, कभी फैक्ट्री की तनख्वाह से कहीं ज्यादा रकम। एक रात मैं देर तक खिड़की से बाहर देखती रही, जहां सड़क पर पीली रोशनी बिखरी हुई थी। माँ कमरे में सो रही थी। मेरे मन में सवालों की पुकार गूंज रही थी। गंगूबाई की बातें अब सिर्फ शब्द नहीं रह गई थी, वे मेरे दिल को चीर देने वाले तीर बन चुके थे। मैं अब उसी गहरी जाल में फंस गई थी जहां सच का साया भी धोखा देने लगता है।
2 दिन तक मैंने माँ से कोई बात नहीं की, ना कुछ पूछा, ना उनकी ओर ध्यान दिया। घर में रहकर भी जैसे हम दोनों के बीच एक मोटी दीवार खड़ी हो गई थी। मेरा मन सब कुछ जानना चाहता था, हर सवाल का जवाब चाहता था, लेकिन मन के किसी कोने में ये डर भी बैठा था कि अगर वही सच निकल आया, जिसे मैं सुनना ही नहीं चाहती, तो मैं उसे कैसे सह पाऊंगी। एक दिन शाम को माँ मेरे लिए नीली चूड़ियाँ लेकर आई, बिल्कुल वैसे ही जैसे बचपन में मेरे लिए लाया करती थी। उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम्हें पसंद आएंगी, इसलिए ले आई हूँ। मैंने चूड़ियाँ हाथ में ली और देर तक उन्हें देखती रही। वे चूड़ियाँ नहीं थी, जैसे मेरे बचपन की यादें थी। फिर मैंने नज़र उठाकर माँ की तरफ देखा और पूछा, ये कहाँ से लाई हो? उन्होंने कहा, बाजार से। मेरे मुंह से अचानक निकल गया, बाजार तो सब कुछ बेच देता है। क्या आप भी खुद को बेच देती हैं? ये सुनते ही माँ का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उनके हाथ कांपने लगे। वे कुछ कहना चाहती थी, लेकिन जैसे शब्द उनका साथ छोड़ गए हों। मैंने फिर सवाल किया, माँ आप कहाँ जाती हैं? वह औरत कहती है कि आप धंधे पर जाती हैं, चाची कहती है कि आप कोठे पर जाती हैं, और मैं खुद भी रोज कुछ न कुछ देखती हूँ। आखिर सच क्या है? माँ ने दीवार का सहारा लिया, जैसे अब खड़ा रहना भी उनके लिए मुश्किल हो गया हो। उनका सिर झुका हुआ था। मैंने उनकी खामोशी से घबराकर पुकारा, चुप क्यों हो माँ? जवाब क्यों नहीं देती? क्या सब सच है? लेकिन माँ अब भी खामोश थी। उनकी चुप्पी मेरे सवालों से ज़्यादा भारी लग रही थी। गुस्से और दर्द में मैंने चूड़ियाँ उठाकर उनके पैरों में फेंक दी और कहा, मुझे ये नहीं चाहिए, आपका पैसा नहीं चाहिए। आपकी ये चुप्पी ही साबित कर रही है कि सब कुछ सच है। माँ बहुत धीमे स्वर में कहा, मनीषा तुम नहीं समझोगी। ये सुनकर मेरे अंदर का गुस्सा फूट पड़ा। मैं चीख पड़ी, अगर आपको यही सब करना था तो बचपन में ही मुझे मार देती, गला घोट देती। कम से कम आज रोज रोज ये तमाशा तो नहीं देखना पड़ता। माँ ने मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में कुछ कहने की मिन्नत थी, जैसे वह बहुत कुछ कहना चाहती हो, लेकिन होठ साथ नहीं दे रहे थे। फिर भी वह चुप रही। मैंने जिद करते हुए कहा, बोलिए ना, क्या मैं झूठ सुन रही हूँ? क्या चाची झूठ बोल रही है? क्या वह औरत झूठ कहती है? माँ के होठ हिले, लेकिन आवाज नहीं निकली। शायद उनके पास कोई जवाब नहीं था, या वह जवाब देना नहीं चाहती थी। मेरा गुस्सा और बढ़ गया। मैंने कहा कि आप जैसी औरतों को माँ कहना भी शर्म की बात है। माँ की आंखों से आंसू झरझर गिरने लगे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप कमरे के अंदर चली गई और दरवाजा बंद कर लिया। उस रात वह बाहर नहीं निकली और मैं भी खामोश बैठी रही। घर में सन्नाटा था, लेकिन मेरे अंदर तूफान मचा हुआ था। हर पल मेरे भीतर कुछ न कुछ टूटता जा रहा था। कई बार मन हुआ कि अंदर जाकर उनसे माफ़ी मांग लूं। शायद मैं हद से आगे निकल गई थी, लेकिन फिर चाची की बातें, उस औरत की आवाज़ और रोज रोज के हालात मेरी आंखों के सामने आ जाते और मेरे कदम वहीं रुक जाते। सुबह जब मेरी आंख खुली तो देखा कि माँ दरवाजा खोलकर बहुत धीरे धीरे बाहर जा रही थी, जैसे अपने कदमों की आहट तक को दबा लेना चाहती हो। मैंने उन्हें पुकारा नहीं, बस चुपचाप उनके चलने की आवाज़ सुनती रही, जो मेरे दिल में अजीब सी हलचल पैदा कर रही थी। उस दिन मैं स्कूल नहीं गई। पूरा दिन कमरे में बैठकर सोचती रही। मन कभी गुस्से से भर जाता, कभी पछतावे से, कभी डर से। दोपहर को जब आंगन में गई तो देखा कि दरवाजे के पास माँ की चप्पलें रखी थी और उनके कमरे में गीता खुली हुई थी, जैसे जाने से पहले उन्होंने उसके सामने कुछ देर सिर झुकाया हो। मैंने उनके बिस्तर पर हाथ फेरा। वह अब भी हल्का सा गर्म था। वहीं बैठकर मैं याद करने लगी कि माँ ने मेरे लिए कितना कुछ सहा था। मेरी स्कूल की फीस, मेरे कपड़े, मेरी किताबें, हर ज़रूरत के लिए उनकी दिन रात की मेहनत। तभी दिमाग में वह वाक्य गूंजा, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। क्या सचमुच वह मेरे लिए कुछ भी कर रही थी? शाम को जब वह लौटी तो मैं दरवाजे पर ही खड़ी थी। उन्होंने मुझे देखा। उनकी आंखों में थकान भी थी और अनकहे सवाल भी। उन्होंने पूछा, कुछ खाया? मैंने धीरे से सिर हिला दिया कि नहीं। वह बोली, खा लो, भूखे रहने से सिर्फ पेट खाली होता है, दिल नहीं भरता। मैं खामोश रही। उनके चेहरे पर वही पुरानी ममता थी, वही अपनापन, लेकिन अब मैं उस ममता के पीछे छुपी सच्चाई जानना चाहती थी। आज नहीं तो कल मुझे जवाब चाहिए था। माँ ने मेरे सर पर हाथ रखा और कहा, बस इतना याद रखना,
तुम मेरी बेटी हो मनीषा, मैं कभी तुम्हें दुख नहीं दूंगी। मैं कुछ नहीं बोली, लेकिन मेरे दिल में वही पल अटक गया जब मैंने उनसे कहा था कि मैं मर जाती तो बेहतर होता। वे शब्द अब मेरे सीने पर बोझ बन चुके थे। मैं कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हुई तो खुद से नजरें नहीं मिला पाई। तभी समझ आ गया कि अब खामोशी में बैठे रहना मेरे लिए और भी बड़ा गुनाह होगा। अगर सच कड़वा है तो भी उसका सामना करना होगा। अगर माँ बेगुनाह है तो उनकी बेगुनाही की गवाह मैं खुद बनूंगी। उस रात के बाद मेरे भीतर कुछ बदल गया। शक की आग में जलते रहने से बेहतर लगा कि सच को अपनी आंखों से देखा जाए। मैं जानना चाहती थी कि माँ कहाँ जाती है, किनसे मिलती है और लोगों की बातें कितनी सही है। अगली सुबह माँ ने जल्दी जल्दी नाश्ता बनाया और आवाज दी, मनीषा रोटी गर्म कर लेना, मैं जरा काम से जा रही हूँ। मैंने बिल्कुल सामान्य चेहरा बनाए रखा और सिर हिला दिया। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ मैंने भी चुपचाप दुपट्टा उठाया, जूते पहने और बाहर निकल पड़ी। माँ गली से आगे बढ़ चुकी थी, लेकिन उनके चलने की रफ्तार मुझे पहचान में थी। मैं थोड़ी दूरी बनाकर उनके पीछे चलने लगी। वह मोहल्ले के आखिरी सिरे से निकलकर मुख्य सड़क पर आ गई। कई बार दुकानों और मोड़ों के पीछे छुपकर मैंने खुद को संभाला ताकि उन्हें किसी तरह का शक न हो। थोड़ी ही देर में माँ एक रिक्शे में बैठ गई और मैंने भी फौरन दूसरा रिक्शा ले लिया। शहर के पुराने हिस्से में पहुंचते ही गलियां तंग होने लगी, मकान जर्जर दिखाई देने लगे, मगर कुछ इमारतों पर लगे चमकते बोर्ड और रंग बिरंगी रोशनियां साफ बता रही थी कि ये कोई आम इलाका नहीं है। माँ एक गली में उतर गई। मैंने किराया देकर जल्दी जल्दी उनके पीछे कदम बढ़ाए। वह एक बड़े दरवाजे पर रुकी जहां लकड़ी का पुराना सा बोर्ड टंगा हुआ था। मैंने खुद को एक खंबे के पीछे छुपा लिया। माँ ने साड़ी का पल्लू ठीक किया, बाल संवारे और दरवाजे पर बहुत हल्की सी दस्तक दी। कुछ ही पलों में दरवाजा खुला और माँ अंदर चली गई। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। जब वह मेरी नजरों से ओझल हो गई तो मैं कांपते कदमों से धीरे धीरे उस दरवाजे के पास पहुंची। सामने लगी तख्ती पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, सिर्फ अमीर लोगों के लिए खास औरतें उपलब्ध हैं। ये पढ़ते ही मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। दिल इतनी जोर से धड़कने लगा जैसे सीने से बाहर निकल आएगा। सांसें भारी हो गई। मैं एक कदम पीछे हटी और दीवार से टिक गई, जैसे अपने ही वजूद का बोझ संभाल रही हूँ। उसी वक्त अंदर से हल्की हल्की आवाजें आने लगी, मानो किसी खास कार्यक्रम की तैयारी हो रही हो। हंसी की गूंज, घुंघरुओं की छनकार और बीच बीच में मर्दों की ठहाके मारती हंसी। ये सब वही था जिसे मैं अब तक गंदा, बदनाम और शर्मनाक समझती आई थी। कुछ देर बाद एक नौजवान महंगे कपड़े पहने दरवाजे से अंदर गया। पीछे से एक औरत ने उसका मुस्कुराकर स्वागत किया और दरवाजा फिर बंद हो गया। मैं दीवार के साए में छुपकर सब देखती रही। अंदर माँ मौजूद थी और वह जगह, वह तख्ती, वह माहौल, सब कुछ चाची की बातों को सच साबित कर रहा था। फिर भी दिल के किसी कोने में एक टिस बाकी थी। क्या सचमुच माँ वही सब कर रही थी जिसका मुझे शक था, या इसके पीछे कोई ऐसी मजबूरी थी, कोई ऐसी सच्चाई थी जिसे मैं अब तक नहीं जान पाई थी। तभी एक ऑटो रिक्शा आकर रुका। उसमें से दो आदमी उतरे। एक ने सिगरेट जलाई और दूसरे ने अंदर की तरफ देखते हुए कहा, सुना है आज नया माल आया है। वही जिसके बारे में गंगूबाई बता रही थी। बड़ी खास चीज है। दूसरा हंसकर बोला, कौन? वही जो पहले फैक्ट्री में काम करती थी। पहला बोला, हाँ हाँ वही। कहते हैं अब बहुत खास बन गई है। ये सुनते ही मेरी सांसें जैसे थम गई। उनकी बातें मेरी माँ के बारे में थी। अब सिर्फ मोहल्ले वाले ही नहीं बल्कि यहाँ आने वाले अजनबी भी उनके बारे में वही बातें कर रहे थे। मैं वहां से हटकर एक कोने में जाकर बैठ गई। हाथ बुरी तरह कांप रहे थे, दिमाग सुन्न था। बार बार आंखों के सामने वही तख्ती, वही दरवाजा और माँ का अंदर जाना घूम रहा था। माँ तो अंदर चली गई थी, लेकिन मेरा दिल वहीं अटका रह गया था। उस रात नींद मेरी आंखों से कोसों दूर रही। वह तख्ती जैसे मेरी आंखों में खुदी हुई थी। अब चुप रहने का कोई बहाना नहीं बचा था। मैंने सच अपनी आंखों से देख लिया था। अब बस उसका सामना करना बाकी था। अगले दिन मन में अजीब सी हलचल थी। जो कल देखा उसने मेरी हिम्मत की सारी सीमाएं हिला दी थी। फिर भी दिल का एक कोना अब भी फुसफुसा रहा था, शायद अंदर कुछ और हो। शायद माँ किसी मजबूरी में वहां जाती हो, शायद कोई वजह हो, लेकिन अब इन शायदों से मुझे कोई तसल्ली नहीं मिल रही थी।
मैंने ठान लिया कि एक बार फिर देखूंगी, इस बार सब कुछ साफ साफ जानकर ही लौटूंगी। उस दिन भी माँ सुबह सुबह साड़ी पहनकर, चूड़ियां डालकर, हल्की सी खुशबू और बालों में गजरा लगाकर तैयार हो गई। बोली, मैं काम से जा रही हूँ, देर हो सकती है, तुम खाना खुद बना लेना। मैंने बिना कुछ जताए धीरे से कहा, ठीक है माँ। उनके बाहर निकलते ही मैंने भी दुपट्टा उठाया और चुपचाप पीछे पीछे चल पड़ी। वही रास्ता, वही पुराना मोहल्ला, वही तंग गलियां और वही बड़ा सा दरवाजा। आज भी रिक्शा वहीं आकर रुकी। मैं दुकान के पीछे छुप गई और चुपचाप नजारा देखने लगी। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला और माँ अंदर चली गई। मैं दीवार के साए में दुबकी बैठी रही। समय जैसे ठहर गया हो, हर गुजरता पल मेरे दिल की धड़कनों को और तेज कर रहा था। शाम धीरे धीरे रात में बदल रही थी। गली की पीली रोशनियां जल चुकी थी और आसपास की हवा में एक अजीब सी भारी खामोशी घुली हुई थी। मैं बार बार दरवाजे को देखती और फिर सिर झुका लेती। मेरे भीतर डर, शक, दर्द और उम्मीद सब कुछ एक साथ लड़ रहे थे। काफी देर बाद दरवाजा फिर खुला। इस बार माँ बाहर आई। उनके साथ दो अमीर से दिखने वाले आदमी थे। उनके महंगे कपड़े, चमकती घड़ियां, सुगंधित परफ्यूम और आत्मविश्वास से भरी चाल साफ बता रही थी कि वे बड़े घरों से थे। माँ उनसे ऐसे बात कर रही थी जैसे बरसों से जानती हो, जैसे उनके बीच कोई अनकहा रिश्ता या भरोसा हो। उनमें से एक आदमी ने हंसकर कुछ कहा तो माँ भी हल्के से मुस्कुराई। उनकी मुस्कान देखकर मेरा दिल भीतर तक कांप गया। दूसरे आदमी ने कहा, बाकी इंतजाम तुम देख लेना, फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक से होना चाहिए। तुम जानती हो हम तुम पर भरोसा करते हैं और भरोसा ही सबसे बड़ी चीज होती है। माँ ने सिर झुकाकर हामी भरी और हाथ से हल्का सा इशारा किया जैसे किसी काम की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रही हो। ये सब देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरी माँ उन दोनों आदमियों के साथ एक ऐसी जगह खड़ी थी जहाँ इंसानियत नहीं, कीमत की बात होती है। उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी और मुझे ऐसा लगा जैसे वह अब उस दुनिया का हिस्सा बन चुकी हो जिसे मैं हमेशा गंदा और अपमानजनक समझती आई थी। मैंने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। मन कर रहा था कि सब कुछ सपना निकल आए, लेकिन सच्चाई किसी सपने की तरह टूटने वाली नहीं थी। मैं अचानक पलटी और तेजी से वहां से लौट आई। रास्ते भर मेरे कदम कांपते रहे। मेरा शरीर आगे बढ़ रहा था, लेकिन मेरी आत्मा वहीं उस दरवाजे के बाहर छूट गई थी। मेरे कानों में बार बार उन्हीं आदमियों की आवाज गूंज रही थी और आंखों के सामने माँ का मुस्कुराता चेहरा घूम रहा था। घर पहुंचकर मैंने दरवाजा बंद किया और सीधे अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर गिर पड़ी। छत को देखते हुए मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी पूरी दुनिया बिखर चुकी है। बचपन की हर याद, माँ की हर मुस्कान, उनका हर त्याग जैसे धीरे धीरे टूटकर बिखर रहा था। रात गहराती चली गई। तभी दरवाजा खुलने की आवाज आई और माँ घर लौटी। उनके कदम हल्के लग रहे थे, जैसे कोई भारी बोझ उतर गया हो। किचन में बर्तनों की हल्की आवाज सुनाई दी। फिर माँ की आवाज आई, मनीषा खाना खा लिया? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ देर बाद वह मेरे कमरे के दरवाजे पर आई और धीमे स्वर में बोली, मनीषा खाना नहीं खाना? मैंने बिना उनकी तरफ देखे कहा, दिल नहीं है। वह कुछ पल वहीं खड़ी रही, शायद मेरे शब्दों में छिपी दूरी को महसूस कर रही थी, फिर चुपचाप वापस चली गई। कमरे में फिर वही सन्नाटा फैल गया। मेरे दिल के सामने अब एक ऐसा सच खड़ा था जिससे भागना नामुमकिन था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन मैं अपनी ही माँ को इस रूप में देखूंगी, जिसने मुझे पाला, मेरे लिए दुनिया से लड़ गई। वही माँ आज मुझे एक ऐसे चेहरे में नजर आ रही थी जिसे समझ पाना मेरे लिए असंभव था। अगले दिन मैं स्कूल नहीं गई। आंगन में धूप फैली हुई थी और मैं ठंडी जमीन पर बैठी रही। बार बार वही मंजर आंखों के सामने उभरता। माँ का उस कोठे के सामने खड़ा होना, अमीर आदमियों से हंसकर बातें करना, ये सब मेरे भरोसे पर आखिरी चोट जैसा था। पूरा दिन यूं ही बीत गया। माँ घर में थी, लेकिन हमारे बीच शब्दों की दूरी बढ़ चुकी थी। वह मुझसे बात करने की कोशिश करती, लेकिन मैं नजरें चुरा लेती। मैं चाहकर भी उनसे कुछ पूछ नहीं पा रही थी। वह चाहकर भी कुछ समझा नहीं पा रही थी। घर का हर कोना अब मुझे अजनबी लगने लगा था। शाम को माँ मेरे पास आई और बोली, मनीषा
तुम मुझसे नाराज है? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा, लेकिन मैं उठकर वहां से चली गई। मेरे अंदर का दर्द अब गुस्से में बदलने लगा था। मुझे लग रहा था कि मेरी माँ ने सिर्फ अपनी इज्जत ही नहीं, मेरा बचपन और मेरा भरोसा भी बेच दिया है। रात को मैं बिस्तर पर लेटी रही। नींद आंखों से कोसों दूर थी। बार बार वही दृश्य सामने आ जाता। वह दरवाजा, वह तख्ती, वह हंसी, वह मुस्कान। मुझे लग रहा था जैसे मेरी आत्मा पर किसी ने भारी पत्थर रख दिया हो। अगले दिन भी मैं फिर स्कूल नहीं गई। मैं आंगन में बैठकर मिट्टी को उंगलियों से कुतरती रही। धूप ढलती रही और समय गुजरता रहा, लेकिन मेरे भीतर का अंधेरा और गहरा होता गया। मैं सोच रही थी कि क्या सचमुच वही माँ है जिसने मुझे भूखे रहकर खिलाया था, जिसने मेरे लिए रात रात भर काम किया था, जिसने मुझे हर दर्द से बचाकर रखा था। लेकिन अब जो मैंने देखा था वह मेरे सामने एक कटु सत्य बनकर खड़ा था। माँ का उस जगह जाना, अमीर आदमियों से बात करना, ये सब मेरे भरोसे को तोड़ चुका था। मैं बार बार खुद से यही सवाल कर रही थी कि क्या मेरी माँ वही है जिसे मैं अपनी दुनिया समझती थी, या वह कोई और बन चुकी है। आंगन में बैठी मैं धूप को धीरे धीरे सरकते देखती रही, और मेरे दिल में वही दर्द, वही सवाल और वही टूटा हुआ भरोसा गूंजता रहा। बार बार वही मंजर मेरे सामने आता। माँ का उस कोठे के सामने खड़ा होना, दो अमीर आदमियों के साथ बातें करना, ये सब मेरे भरोसे पर जैसे आखिरी चोट था। अगले दिन माँ किचन में चुपचाप नाश्ता बना रही थी। कभी कभी बर्तनों की हल्की आवाज़ सुनाई दे जाती, लेकिन पूरे घर में अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। मैं कुर्सी पर बैठी थी, पर मन में तूफान उठ रहा था। मैंने बिना उनकी तरफ देखे कठोर स्वर में कहा, आज मैं आपकी कमाई की कोई चीज नहीं खाऊंगी। माँ के हाथ एक पल को रुक गए। उन्होंने धीमे से मेरी तरफ देखा, फिर बेहद शांत आवाज में बोली, मनीषा कुछ तो खा लो, भूखी मत रहो। मेरे भीतर का गुस्सा अब उबल पड़ा। मैंने तेज आवाज में कहा, मुझे आपके पैसों से खरीदी कोई चीज नहीं चाहिए, ना खाना, ना कपड़े, ना स्कूल की फीस, जिसे आप ना जाने कहाँ से लाती हैं। माँ चुप रही। बस बर्तनों की खनक फिर से शुरू हो गई। वह खामोशी मुझे और ज्यादा चुभने लगी। मैंने कुर्सी पीछे धकेली और खड़ी हो गई। गुस्से और दर्द से भरी आवाज में बोली, आपने जो करना था कर लिया, अब बस इतना कर दीजिए कि मेरे पास मत आइए। माँ धीरे धीरे मेरी ओर मुड़ी। उनकी आंखों में नमी थी, पर होठ अब भी खामोश थे। उन्होंने बहुत धीमे स्वर में कहा, मैं तुम्हारी माँ हूँ मनीषा। मैंने तुरंत कटकर जवाब दिया, माँ वो होती है जो अपनी औलाद को इज्जत दे, शर्मिंदगी नहीं। मुझे ऐसी माँ नहीं चाहिए जो दूसरों के कदमों में बैठती हो। माँ एक कदम मेरी तरफ बढ़ी, लेकिन मैं पीछे हट गई। मैंने साफ शब्दों में कह दिया, अब मुझे आपसे कुछ नहीं सुनना। आपने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। माँ की पलकों पर आंसू झिलमिलाने लगे, लेकिन उन्होंने अपना चेहरा दूसरी ओर मोड़ लिया। शायद वह समझ गई थी कि अब मेरी जिद और मेरे दर्द के सामने उनकी कोई बात असर नहीं करेगी। दोपहर होते होते मैंने अपने कपड़े समेटे और एक थैले में रख लिए। दिल भारी था, लेकिन गुस्सा मुझे मजबूती दे रहा था। मैं चाची के कमरे के बाहर जाकर खड़ी हो गई और धीमे स्वर में कहा, मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ, अगर आप इजाज़त दें। चाची ने हैरानी से मेरी तरफ देखा और पूछा, क्यों? मैंने नजरें झुकाकर जवाब दिया, मेरा माँ से अब कोई रिश्ता नहीं रहा। चाची कुछ देर तक मुझे देखती रही, फिर अंदर जाकर लौटी और बोली, ठीक है, मेरे कमरे में जगह है, लेकिन याद रखना मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। मैंने चुपचाप सिर हिलाकर हामी भर दी। शाम तक माँ ने मुझसे कुछ नहीं पूछा, ना रोका, ना पास आई। बस एक बार मेरी तरफ देखा, ऐसी नज़रों से जिसमें दर्द, थकान और टूटे हुए सपनों की झलक थी। फिर वह चुपचाप अपने कमरे में चली गई। अगली सुबह मैंने खुद ही स्कूल की यूनिफॉर्म पहनी, नाश्ता बनाया और बिना पीछे देखे घर से निकल गई। चाची के साथ रहना आसान नहीं था। उनके स्वभाव में कठोरता थी, बातों में तीखापन और व्यवहार में दूरी। लेकिन मेरे पास अब कोई और रास्ता नहीं था। मोहल्ले वाले अब भी तरह तरह की बातें बनाते थे। कभी तानों की आवाज़ सुनाई देती, कभी फुसफुसाहटें, लेकिन मैंने उन्हें नज़रअंदाज करना सीख लिया था। माँ अब पूरा दिन चुप रहती थी। उनकी आंखों में गहरी थकान झलकती थी। चेहरा पहले से ज़्यादा मुरझाया हुआ लगता था, लेकिन वह अब मेरे लिए जैसे अजनबी बन चुकी थी। जब भी वह मेरे सामने आती तो नम आंखों से कहती, बेटा थोड़ा वक्त दो,
सब समझ आ जाएगा। लेकिन अब मेरे भीतर कोई नरमी बाकी नहीं थी। मैंने साफ कह दिया, मेरी माँ तो मैं खो चुकी हूँ और आपसे अब मेरा कोई रिश्ता नहीं। एक रात जब मैं देर से घर लौटी तो माँ दरवाजे के पास खड़ी थी। उन्होंने धीरे से पूछा, खाना खा लिया? मैंने ताने भरे लहजे में कहा, क्या आपको लगता है कि मैं आपकी कमाई से खाऊंगी? माँ की आवाज़ भारी हो गई। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, ये सब मैं तुम्हारे लिए ही कर रही हूँ मनीषा। मेरे भीतर का दर्द अब क्रोध में बदल चुका था। मैंने चीख कर कहा, अगर ये सब मेरे लिए किया होता तो आपको बहुत पहले ही मुझे मार देना चाहिए था। उनकी आंखों से आंसू टपक कर जमीन पर गिर पड़े। वह कुछ कहना चाहती थी, होठ हिले भी, लेकिन शब्द जैसे कहीं खो गए। वह चुप हो गई। अगले दिन चाची ने ताना मारा, आखिरकार तुम्हें अकल आ ही गई। हम कब से कह रहे थे कि तुम्हारी माँ वैसी नहीं है जैसी दिखती है। उनके शब्दों में एक अजीब सी कड़वाहट थी, जैसे वह लंबे समय से इस मौके का इंतजार कर रही हो। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। अब मेरे अंदर जवाब देने की ताकत ही नहीं बची थी। मुझे ना किसी का सहारा चाहिए था, ना किसी की सफाई। मैंने मन ही मन ठान लिया था कि अब मैं अपने फैसले पर अडिग रहूंगी। मैंने माँ से हर रिश्ता तोड़ लिया था और अपने दिल के दरवाजे उनके लिए हमेशा के लिए बंद कर दिए थे। एक दिन माँ ने चुपचाप मेरी यूनिफॉर्म धोकर आंगन में डाल दी। कपड़े साफ और करीने से तय किए हुए थे, जैसे वह अब भी मेरी छोटी छोटी जरूरतों का ख्याल रख रही हो। मैंने वह कपड़े वापस उनके दरवाजे पर रख दिए। एक पर्ची पर लिख दिया, कृपया मेरे कपड़े मत छुएं। माँ ने वह पर्ची पढ़ी। कुछ पल तक वह उसी कागज को देखती रही, फिर उसे मोड़कर अपनी जेब में रख लिया और बिना कुछ बोले दरवाजा बंद कर लिया। उसी रात तेज बारिश शुरू हो गई। बादलों की गरज और बिजली की चमक पूरे मोहल्ले में डर पैदा कर रही थी। मेरे कमरे की छत अचानक टपकने लगी। पानी बूंद बूंद करके अंदर गिरने लगा। मैं घबराकर उठी। तभी मेरी नज़र खिड़की से बाहर गई। मैंने देखा कि माँ छत पर भीगते हुए चादर से छत के सुराख बंद करने की कोशिश कर रही थी, ताकि मेरे कमरे में पानी ना आए। बारिश की तेज धार उनके शरीर को पूरी तरह भिगो चुकी थी, लेकिन वह लगातार कोशिश कर रही थी। मैं खिड़की के पीछे खड़ी होकर चुपचाप उन्हें देखती रही। मेरे दिल में भावनाओं का तूफान उठ रहा था, लेकिन मेरी जुबान खामोश रही। मेरे कदम दरवाजे तक जाकर भी रुक गए। मैं दरवाजा खोलना चाहती थी, पर मेरे कठोर शब्द और जिद मुझे रोक रहे थे। माँ कुछ कहना चाहती थी, शायद पुकारना चाहती थी, मगर मेरे द्वारा बनाई गई दूरी अब इतनी गहरी हो चुकी थी कि हमारे बीच सिर्फ खामोशी ही बची थी। उसी खामोशी में माँ के आंसू बारिश की बूंदों के साथ मिलकर बह रहे थे और मेरा टूटा हुआ रिश्ता अंदर ही अंदर मुझे तोड़ रहा था। माँ से रिश्ता मैं तोड़ चुकी थी, लेकिन वह अब भी उसी घर में मौजूद थी। वह रोज सुबह चुपचाप अपने कमरे से निकल जाती और शाम को लौटकर खामोशी से दीवारों को ताकती रहती, जैसे उन दीवारों से बातें कर रही हो। उनके चेहरे पर गहरी थकान और अकेलापन साफ दिखाई देता था। मैं जब भी रास्ते में उन्हें देखती तो अपनी नज़रें फेर लेती। शायद उन्हें भी अब समझ आ गया था कि मेरे दिल में उनके लिए कोई जगह बाकी नहीं रही। एक दिन हमेशा की तरह वह सुबह जल्दी घर से निकल गई, लेकिन उस रात वह वापस नहीं लौटी। पहले तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। चाची ने ताने भरे अंदाज में कहा, आवारा लोगों के लिए दिन रात का क्या फर्क, कहीं और चली गई होगी। मैंने भी सिर हिला दिया, जैसे उनकी गैर मौजूदगी मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती थी। ना मुझे अजीब लगा, ना ही मैंने उनके बारे में सोचना जरूरी समझा। अगला दिन भी बीत गया, लेकिन वह नहीं लौटी। चाची ने फिर कहा, अगर 2 दिन में ना आई तो पुलिस में रिपोर्ट करनी चाहिए। मैंने ठंडी सांस लेकर जवाब दिया, जिसकी जिंदगी का ही कोई ठिकाना ना हो, उसकी गुमशुदगी का क्या पता चलेगा। मेरे शब्द कठोर थे, लेकिन शायद उस समय मैं खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश कर रही थी। तीसरा दिन भी निकल गया। ना कोई फोन आया, ना कोई संदेश, और ना ही मोहल्ले की किसी औरत ने उन्हें कहीं देखा। घर का माहौल अजीब सा हो गया था। चाची ने कुछ गली के लड़कों को भेजा कि पता लगाए। शायद वह अपने किसी पुराने ठिकाने पर गई हो, या फिर उस औरत के पास जिसका नाम गंगूबाई है। पूरा दिन इंतजार होता रहा, लेकिन कोई खबर नहीं मिली। चौथे दिन सुबह दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजे की आवाज ने मेरे अंदर एक अजीब सा डर पैदा कर दिया। मैंने धीरे से दरवाजा खोला तो सामने 2 अजनबी खड़े थे।
एक के हाथ में फाइल थी और दूसरे ने पुलिस की वर्दी पहन रखी थी। उनका चेहरा गंभीर था। उन्होंने मेरी ओर देखते पूछा, आपका नाम मनीषा है? आपकी माँ का नाम रेशमा है? मैंने हाँ में सिर हिला दिया। फिर उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा और धीमी आवाज में कहा, हमें अफसोस है, आपकी माँ एक हादसे में गुजर गई है। ये शब्द जैसे मेरे कानों से टकराकर कहीं शून्य में खो गए। मेरी देह जैसे पत्थर हो गई। ना दिल कांपा, ना दिमाग ने कुछ सोचा। मैं कुछ सेकंड तक दरवाजे के पास खड़ी रही, फिर चुपचाप साइड हट गई। चाची घबराकर मेरे पास आई और बोली, क्या हुआ? पुलिस वाले ने गंभीर स्वर में बताया कि रात को पुराने शहर की एक इमारत में जोरदार धमाका हुआ था और आपकी माँ वहीं मौजूद थी। चाची ने बिना एक पल गवाए ताना मारते हुए कहा, जरूर किसी गलत धंधे में ही मरी होगी। हमें पहले ही शक था। पुलिस वालों ने औपचारिक सवाल पूछे, कुछ कागज भरवाए और एक पहचान का फॉर्म मुझे देते हुए कहा कि लाश अस्पताल में है, आपको जाकर पहचान करनी होगी ताकि अंतिम संस्कार की तैयारियां की जा सके। मैं पूरी तरह खामोश थी। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे अंदर की सारी भावनाएं किसी ने बंद कर दी हो। चाची ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया और बोली, चलो अब ये जिम्मेदारी भी निभाओ। जैसी भी थी, माँ तो थी तुम्हारी। अस्पताल के मुर्दा घर में ठंडी हवा और अजीब सी गंध फैली हुई थी। सफेद चादर में लिपटी उनकी लाश लोहे के टेबल पर रखी थी। एक पल के लिए मेरी सांस अटक गई। वही चेहरा, वही झुर्रियां, वही हाथ जिन्होंने बचपन में मेरा हाथ पकड़कर चलना सिखाया था, अब बिल्कुल बेजान पड़े थे। चाची ने मेरे कान के पास आकर धीरे से कहा, अब भी वक्त है, माफी मांग लो। लेकिन मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मेरे अंदर जैसे हर एहसास मर चुका था। माँ का शव मेरे सामने रखा था, सफेद कफन में लिपटा उनका शरीर पूरी तरह शांत था, मगर उस खामोशी में एक अजीब सी गहराई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई लंबी और कठिन लड़ाई जीतकर लौटी हो, अब थककर हमेशा के लिए सो गई हो। दोपहर तक उनके शव को घर लाया गया। आंगन में चारों तरफ मोहल्ले की औरतें बैठी थी। कुछ जोर जोर से रो रही थी, कुछ धीमे धीमे सुबक रही थी और कुछ बस खामोशी से उन्हें देख रही थी। धीरे धीरे आंगन में भीड़ बढ़ने लगी। कुछ दूर के रिश्तेदार आए, कुछ पड़ोसी आए और कुछ ऐसे अजनबी लोग भी आए जिनके पहनावे और अंदाज से साफ लग रहा था कि वे साधारण लोग नहीं हैं। तभी गली के मोड़ पर अचानक गाड़ियों का एक लंबा काफिला दिखाई दिया। फौजी गाड़ियां, उन पर लगे झंडे और उनमें बैठे यूनिफॉर्म पहने अफसर। वे सीधे हमारे घर के सामने आकर रुके। उनके उतरते ही पूरे मोहल्ले में खुसर पुसर शुरू हो गई। कोई कह रहा था कि यहाँ फौज क्यों आई है, कोई हैरानी से दरवाजे की तरफ देखने लगा, लेकिन अगले ही पल जो हुआ उसने सबको पूरी तरह स्तंभ कर दिया। एक सीनियर अफसर धीरे धीरे आगे बढ़ा। वह मां के शव के पास आकर खड़ा हो गया और पूरी गंभीरता से उन्हें सलामी दी। उसके पीछे खड़े बाकी अफसरों ने भी एक साथ सलामी दी। पूरा आंगन सन्नाटे में डूब गया। लोगों की फुसफुसाहट भी थम गई। मैं वहीं खड़ी पत्थर बनी सब देख रही थी। चाची का हाथ धीरे से मेरे बाजू पर आकर टिक गया, जैसे अचानक उन्हें सहारे की जरूरत महसूस हुई हो। तभी भीड़ में से किसी ने धीरे से कहा, क्या यह वही रेशमा है, मनीषा की माँ? फौजी अफसर कुछ पल के लिए रुका, फिर उसने मेरी ओर देखा और पूछा, क्या आप मनीषा है? मैंने हल्के से सिर हिला दिया। उसने गहरी सांस ली और गंभीर आवाज में बोला, आपकी माँ हमारी खुफिया एजेंसी में काम करती थी। उनका मिशन बेहद नाजुक और खतरनाक था। वह एक ऐसे नेटवर्क के बीच रहकर काम कर रही थी जो देश के खिलाफ बड़ी साजिशें रच रहा था। इस मिशन के दौरान उन्होंने कई बार अपनी जान जोखिम में डाली, कई बार अपनी पहचान छुपाई, कई बार ऐसे हालातों का सामना किया जिनके बारे में सोचकर भी आम इंसान डर जाए, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। ये सब सुनकर आंगन में खड़े लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। कुछ की आंखों में हैरानी थी, कुछ के चेहरे पर शर्म और कुछ के दिल में पश्चाताप साफ झलक रहा था। अफसर ने गंभीर स्वर में आगे कहना शुरू किया, उन्होंने बताया कि तुम्हारी माँ की असली पहचान हमेशा गुप्त रखी गई थी। यहाँ तक कि उनके अपने करीबियों, रिश्तेदारों और पड़ोसियों को भी उनकी असली जिंदगी के बारे में कुछ नहीं पता था।
उन्होंने अपना पूरा जीवन एक ऐसे मिशन को समर्पित कर दिया था जिसमें हर पल खतरा था, हर कदम पर मौत का साया था और हर दिन उन्हें अपनी पहचान छुपाकर जीना पड़ता था। लेकिन उन्होंने कभी शिकायत नहीं की, कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और कभी अपने कर्तव्य से समझौता नहीं किया। अफसर ने आगे कहा कि कल रात जिस हादसे में उनकी जान गई, उस घटना में उन्होंने अपनी जान देकर कई मासूम लोगों की जान बचाई। अगर वह वहां मौजूद ना होती तो नुकसान कई ज्यादा बड़ा हो सकता था। उन्होंने अपने अंतिम पल तक अपने मिशन को निभाया और देश की सुरक्षा को सबसे ऊपर रखा। चाची के मुंह से अचानक निकल गया, हे भगवान, हमें तो कभी अंदाजा भी नहीं था। तभी अफसर ने उनकी बात बीच में रोकते हुए दृढ़ आवाज में कहा, हम जानते हैं कि उनकी जिंदगी बाहर से देखने पर आसान नहीं लगती थी। शायद कई लोगों ने उन्हें गलत समझा, उनके बारे में गलत बातें भी कही, लेकिन जो कुछ भी वह कर रही थी वह सिर्फ और सिर्फ देश के लिए था। हमें उन पर गर्व है और हमें गर्व रहेगा कि वह हमारी टीम का हिस्सा थी। उनकी बहादुरी, उनकी कुर्बानी और उनकी निष्ठा को हमेशा याद रखा जाएगा। उनकी बात सुनकर पूरे आंगन में खामोशी छा गई। कई आंखें नम हो चुकी थी। मोहल्ले के वही बुजुर्ग जो कभी मां को देखकर नजरें फेर लेते थे, जिन्होंने कभी उन्हें सम्मान से संबोधित नहीं किया था, आज चुपचाप सिर झुकाए खड़े थे। कुछ औरतें जो पहले मां के बारे में ताने कसती थी, अब अपने आंसू पहुंच रही थी। माहौल में एक अजीब सी शर्म और सम्मान का मिला जुला भाव फैल चुका था। अफसर धीरे से मेरी तरफ मुड़ा और बोला, तुम्हारी माँ की कुछ निशानियां हमारे पास हैं जो हम अब तुम्हें सौंप रहे हैं। तुम जिंदगी भर इन्हें संभाल कर रखना। ये कहते हुए उन्होंने जेब से एक लिफाफा निकाला और मेरे कांपते हाथों में रख दिया। मेरे हाथ कांप रहे थे, दिल तेजी से धड़क रहा था और आंखों के सामने सब धुंधला सा लग रहा था। कुछ देर बाद फौजी अफसर चुपचाप वहां से चले गए, लेकिन उनके जाने के बाद जो सन्नाटा पूरे घर में फैल गया वह साधारण नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे घर की दीवारें भी सच सुनकर स्तंभ हो गई हों, जैसे हर कोना उस सच्चाई का गवाह बन गया हो जिसे हमने इतने वर्षों तक गलत समझा था। चाची धीरे धीरे मेरे पास आई, उनकी आंखें लाल हो चुकी थी और आवाज कांप रही थी। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ते हुए कहा, मनीषा, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारी माँ के बारे में बहुत कुछ गलत कहा, बहुत कुछ गलत सोचा। मैंने उन्हें समझने की कोशिश ही नहीं की। सच तो ये है कि हम सब ने उन्हें गलत नज़रों से देखा, लेकिन वह तो कुछ और ही थी। उनकी बात सुनकर मेरे होंठ कांपने लगे। मैंने धीमी और टूटती हुई आवाज में कहा, सच को समझने के लिए हमने जो कीमत चुकाई है वह बहुत बड़ी है, शायद इतनी बड़ी कि अब उसे कभी वापस नहीं पाया जा सकता। शाम तक माँ की अंतिम विदाई की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थी। मोहल्ले की वही औरतें जो कभी माँ का नाम लेने से भी कतराती थी, आज खुद आगे बढ़कर अंतिम संस्कार की तैयारियों में हाथ बटा रही थी। कोई फूल सजा रही थी, कोई दीपक तैयार कर रही थी, कोई प्रार्थनाएं कर रही थी। हर किसी के चेहरे पर सम्मान और पश्चाताप साफ दिखाई दे रहा था। शमशान घाट पर मां का अंतिम संस्कार शुरू हुआ। चारों तरफ मंत्रों की आवाज गूंज रही थी। पंडित जी ने मंत्र उच्चारण करते हुए कहा, जो लोग अपने धर्म, अपने कर्म और अपने कर्तव्य के प्रति निष्कलंक रहते हैं, उन्हें इस संसार में ही नहीं बल्कि ईश्वर के दरबार में भी विशेष स्थान मिलता है। जब मैं मां की चिता के पास गई और कांपते हाथों से अग्नि के तले फूल अर्पित किए, तो मेरे जहन में एक एक करके वे सारे पल घूमने लगे। वह पल जब मैंने माँ पर शक किया, वह पल जब मैंने उनसे नफरत की, वह पल जब मैंने उनके प्यार और उनकी चुप्पी को उनकी गलती समझ लिया। उनकी खुशबू जैसे अब भी हवा में घुली हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह मेरे आसपास ही खड़ी हों, हमेशा की तरह चुप मगर मजबूत। उसी क्षण मुझे एहसास हुआ कि मेरी माँ सिर्फ एक साधारण औरत नहीं थी, वह एक ऐसी नारी थी जिन्होंने अपने कर्तव्य, अपने धर्म, अपने देश और अपने परिवार के लिए खुद को पूरी तरह समर्पित कर दिया था। उन्होंने अपनी इज्जत, अपनी पहचान और अपना सुख सब कुछ दांव पर लगा दिया, सिर्फ इसीलिए कि उनका देश और उनका परिवार सुरक्षित रह सके। उस पल मुझे पहली बार उनकी चुप्पी का असली अर्थ समझ आया। वह चुप्पी कमजोरी नहीं थी, वह एक जिम्मेदारी थी, एक बलिदान था, एक ऐसा त्याग था जिसे समझने के लिए शायद मुझे पूरी जिंदगी भी कम पड़ जाती।
मेरे आंसू रुक नहीं रहे थे। मैं चाहकर भी खुद को माफ नहीं कर पा रही थी, क्योंकि जिस माँ ने मेरी जिंदगी संवारने के लिए अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी, मैंने उसी माँ को अपनी नज़रों में गिरा दिया था। माँ के अंतिम संस्कार के बाद कई दिन गुजर गए, लेकिन मेरे अंदर की बेचैनी खत्म नहीं हुई। मोहल्ले वाले अब मेरे साथ नरमी से पेश आने लगे थे। चाची अब कुछ नहीं कहती थी। कई बार बस अफसोस से सिर झुकाकर इतना ही कह देती कि हमें सच जानने में देर हो गई। मैं रोज माँ की समाधि पर जाती, वहां बैठती, लेकिन कुछ बोल नहीं पाती थी। माँ की खामोशी अब मेरे भीतर बोलने लगी थी। जिन बातों को मैं झूठ, पाप या धोखा समझती रही, वही सब अब एक कुर्बानी बन चुकी थी। फिर भी मेरे दिल में कई सवाल बाकी थे। एक दिन दोपहर में दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला तो सामने वही औरत खड़ी थी जिसे मैं हमेशा साड़ी, चूड़ियां और घुंघरू पहने देखती आई थी। लेकिन आज वह सादे कपड़ों में थी, बाल बंधे हुए थे, चेहरे पर गंभीरता झलक रही थी। उसने कहा कि मैं रेशमा के बारे में बात करने आई हूँ। तुम्हें सब सच जानना चाहिए। मैं चुपचाप पीछे हटी और उन्हें अंदर बुला लिया। हम आंगन में बैठ गए। वह काफी देर तक खामोश रही, फिर धीरे धीरे बोलना शुरू किया। जिस माँ को तुम बदनाम समझती रही, वह तुम्हारे साथ भी और खुद अपने साथ भी हमेशा सच्चाई निभाती रही। रेशमा ने जो किया वह सब तुम्हारे देश के लिए किया। वह मेरे आशियाने पर नाचने या बिकने नहीं आती थी, बल्कि वह आती थी सबूत इकट्ठा करने, उन आदमियों से जो ऊपर से अमीर लगते थे लेकिन असल में देश के दुश्मन थे। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने घबराकर पूछा, क्या मतलब? उसने कहा कि तुम्हारी माँ खुफिया विभाग में काम करती थी। उसने हमारी एजेंसी के कहने पर एक आम औरत का रूप अपनाया। गरीबी, मोहल्ले की बदनामी, ये सब सिर्फ एक पर्दा था। वह उस बाजार में जाती थी ताकि दुश्मनों की बातें सुन सके, उनसे राज निकलवा सके। तुम सोचती थी कि वह खुद को बेचती है, लेकिन असल में वह अपने देश की सुरक्षा के लिए सब कुछ करती थी। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। वह आगे बोली, जो पैसे वह तुम्हें देती थी वह सरकार की तरफ से उसकी सेवा का इनाम था। हर महीने उसे उसकी ड्यूटी के बदले मिलता था। जिन लोगों को तुमने वहां देखा वे सब निशाने पर थे। तुम्हारी माँ ने कई बड़े लोगों के राज अफसरों तक पहुंचाए और उनकी वजह से देश को होने वाले कई नुकसान टल गए। उसका आखिरी मिशन भी उसकी ड्यूटी का हिस्सा था, जिसमें उसने अपनी जान गंवा दी। मैं शर्म से नजरें झुका चुकी थी, मेरे होठ कांप रहे थे। मैंने खुद से ही कहा, मैंने क्या कर दिया? वह बोली, तुम उसकी बेटी थी। वह तुम्हें हर चीज से दूर रखना चाहती थी ताकि तुम सुरक्षित रहो। वह रोज पूजा पाठ करती थी, गीता का पाठ करती थी और हर पल तुम्हारे लिए प्रार्थना करती थी कि तुम उसकी आखिरी चिंता थी। ये कहकर गंगूबाई खामोश हो गई। कुछ देर बाद वह उठी और जाने लगी। दरवाजे पर रुककर बोली, अगर तुम्हें सच में माफी मांगनी है तो उस मिट्टी पर जाकर मांगो जहां वह अब आराम कर रही है। वह आज भी तुम्हें देख रही है। मैंने सिर हिलाया और उसी शाम मैं फिर फूल खरीदकर उनकी समाधि पर गई। माँ की मिट्टी के पास बैठकर मैंने फूल बिखराने शुरू किए। मेरे हाथ कांप रहे थे और दिल दुख से भरा था। मैंने धीरे से कहा कि माँ, मुझे माफ कर दो। मैंने आपको कभी सही से पहचाना ही नहीं। मैंने वह बातें कही जो किसी बेटी को अपनी माँ से नहीं कहनी चाहिए थी। मैंने मिट्टी पर हाथ रखा तो उसकी ठंडक सीधी मेरे दिल तक उतर गई और मैं फूट फूट कर रोने लगी। आपने अपना फर्ज निभाया, लेकिन मैं अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पाई। मैंने सब कुछ सुना पर समझा नहीं। माँ, आपकी कुर्बानी पर मुझे गर्व है, लेकिन अपनी सोच पर शर्म है। तभी आसमान से हल्की बारिश होने लगी, जैसे मेरी माँ भी मेरी आंसुओं को सुन रही हो। मैं बहुत देर तक वहीं बैठी रही। सूरज डूब गया, लेकिन मेरी नजरें माँ की मिट्टी से हट ही नहीं रही थी। अब मैं रोज वहां जाती हूँ, फूल लेकर बैठती हूँ और दिल की सारी बातें माँ से कहती हूँ। हर बार मेरे दिल से बस एक ही आवाज आती है, माँ, अब मैं सब समझ चुकी हूँ। आप जैसी थी वैसी कोई और नहीं हो सकती। अगले दिन सुबह जब मैं उठी तो घर में एक अजीब सी शांति महसूस हुई। चाची की चुभने वाली आवाजें अब नहीं थी, ना ही उनके ताने। मेरे दिल में उनकी अनुपस्थिति से कोई राहत नहीं थी, बल्कि एक खालीपन था। माँ की यादें मेरे साथ हर पल थी। मोहल्ले की औरतें अब भी मेरे पास सहानुभूति दिखाने आती थी,
लेकिन मुझे उनकी बातें नहीं सुननी थी। मैं अपने कमरे से बाहर निकली और किचन की तरफ गई। मैंने नाश्ता बनाना शुरू किया। पहली बार मुझे अपने हाथों से बनी रोटी और सब्जी खाकर अच्छा लगा, क्योंकि मुझे अपनी माँ के कमाए हुए पैसों की अहमियत मालूम हो गई थी। मैंने तय कर लिया था कि अब मैं अपनी ज़िंदगी खुद बनाऊंगी और उसमें माँ के उस दर्द को भी शामिल करूंगी जिसे मैंने कभी समझने की कोशिश नहीं की थी। एक नए सफर की शुरुआत करते हुए मैंने माँ के कमरे का दरवाजा खोला। सब कुछ वैसा ही था जैसा वह छोड़कर गई थी। उनकी साड़ियाँ, चप्पलें और अलमारी में रखी उनकी डायरी। मेरी नज़र उस डायरी पर ठहर गई। मैंने उसे खोला। अंदर स्याही से लिखा हुआ था, मनीषा, मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत तोहफा। डायरी के पन्ने पलटे तो कई गुप्त कोड और अजीबोगरीब नाम लिखे हुए थे। बीच बीच में वह मेरे बचपन की कुछ बातें भी लिखती थी। एक जगह लिखा था, आज मनीषा ने स्कूल में एक इनाम जीता। काश मैं उसे बता पाती कि मैं कितना गर्व महसूस कर रही हूँ, लेकिन उसकी सुरक्षा के लिए ये खामोशी जरूरी है। जैसे जैसे मैं पन्ने पलटती गई, मेरे आंसू बहते गए। मुझे एहसास हुआ कि माँ की जिंदगी कितनी अकेली थी। वह हर पल मेरे करीब होते हुए भी मुझसे दूर थी। सच की आखिरी परत तब सामने आई जब मुझे डायरी के आखिरी पन्ने पर एक लिफाफा मिला। लिफाफे पर लिखा था, जब तुम ये पढ़ रही होगी मैं शायद तुम्हारे पास नहीं होंगी। लिफाफे के अंदर एक और खत था, एक बैंक की पासबुक थी। खत में लिखा था, मनीषा, मुझे पता है कि तुम मेरी असलियत जानकर हैरान और शायद शर्मिंदा हो, लेकिन मैं तुम्हें ये सब बताने के लिए जिंदा नहीं रहूंगी। मैं चाहती थी कि तुम एक सामान्य जीवन जियो, इसीलिए मैंने अपनी जिंदगी के सच को तुमसे छुपाए रखा। मैंने जो भी किया वो तुम्हारे लिए और इस देश के लिए किया। इस पासबुक में जो पैसे हैं वह सिर्फ तुम्हारे भविष्य के लिए हैं। इन्हें अपनी पढ़ाई और अपने सपनों को पूरा करने में इस्तेमाल करना। मैंने पासबुक खोली तो उसमें लाखों रुपए थे। ये वही पैसे थे जिन्हें मैं कभी नहीं छूना चाहती थी, लेकिन आज ये मुझे माँ की कुर्बानी का सबसे बड़ा सबूत लग रहे थे। मैंने पासबुक को अपने सीने से लगा लिया। ये सिर्फ पैसा नहीं था, बल्कि माँ की मोहब्बत, त्याग और बलिदान था। मैंने उसी वक्त फैसला किया कि मैं इन पैसों का इस्तेमाल अपनी ज़िंदगी को सफल बनाने के लिए करूंगी और हर कदम पर माँ को गर्व महसूस करवाऊंगी। एक नया रिश्ता और एक नई पहचान शुरू हो चुकी थी। मैंने माँ के कमरे को साफ किया, उनकी चीज़ों को एक एक करके करीने से रखा और उनकी एक तस्वीर लेकर अपनी मेज पर लगा दी। अब मैं रोज़ स्कूल जाती, पूरे मन से पढ़ाई करती। मोहल्ले के लोगों ने मुझे सम्मान देना शुरू कर दिया, क्योंकि वे जानते थे कि मेरी माँ एक साधारण औरत नहीं थी। मैंने उसी मोहल्ले की एक बेटी की पढ़ाई में भी मदद की, जो पढ़ने में तेज थी लेकिन आर्थिक रूप से कमज़ोर थी। मैं ये काम चुपचाप करना चाहती थी। एक शाम जब मैं घर वापस आ रही थी तो मोहल्ले के एक बुजुर्ग ने मुझे रोका और कहा, बेटी, मुझे तुम्हारी माँ पर बहुत गर्व है। हम सब ने उन्हें गलत समझा। मैंने मुस्कुराकर सिर्फ इतना कहा, कोई बात नहीं अंकल, अब आप उनका मान रख रहे हैं, यही काफ़ी है। शाम को घर आकर मैं फिर से माँ की समाधि पर गई। मैंने वहाँ फूल रखे और धीरे से कहा, माँ, मैंने आपके सारे सपने पूरे करने का फैसला किया है। मैं एक दिन बहुत बड़ी अफसर बनूंगी, ठीक आपकी तरह। मैं भी देश की सेवा करूंगी, लेकिन इस बार सच्चाई के साथ। मेरी जिंदगी अब सिर्फ मेरी नहीं रही, बल्कि आपके अधूरे सपनों की भी है। मेरे दिल में अब कोई पछतावा नहीं था, सिर्फ गर्व था। माँ के साथ मेरा जो रिश्ता टूट गया था वह अब एक अटूट बंधन बन चुका था। मैंने उस मिट्टी को अपने माथे से लगाया और कहा, आपने अपना फर्ज निभाया और अब मैं अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगी। जब मैं वापस घर लौट रही थी तभी हल्की बारिश शुरू हो गई थी। आसमान साफ हो चुका था और उसमें तारे चमक रहे थे। मुझे लगा जैसे मेरी माँ भी ऊपर से मुझे देखकर मुस्कुरा रही है। मैंने भी आसमान की ओर देखकर मुस्कुराया और आगे बढ़ गई। इस कहानी से यही सीख मिलती है कि किसी के बारे में फैसला करने से पहले उसका सच जानना बहुत जरूरी होता है। जो दिखता है वह हमेशा सच्चाई नहीं होता और कभी-कभी खामोशी में भी बहुत बड़ी कुर्बानी छिपी होती है। दोस्तों, हमारी आज की ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपकी राय और आपके सुझाव हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि आपकी प्रतिक्रियाओं से ही हमें आगे और भी अच्छी और दिल को छू लेने वाली कहानियाँ बनाने की प्रेरणा मिलती है।
ऐसी ही दिलचस्प, भावनात्मक और प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ दोस्तों, आप हमारी कहानी किस शहर से सुन रहे हैं वो भी कमेंट में अपने शहर का नाम लिखकर ज़रूर बताएं। हमें ये जानकर बहुत खुशी होती है कि हमारी कहानियाँ देश और दुनिया के किन किन शहरों तक पहुँच रही हैं और आप सबका प्यार हमें मिल रहा है। धन्यवाद दोस्तों। राधे राधे।